आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नॉलन की सबसे ग्रैंड और एपिक फिल्म की, जो दुनिया के सबसे मशहूर ग्रीक एपिक पर बेस्ड है। इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन, एडवेंचर, मिथोलॉजी और इमोशन का ऐसा मिक्स देखने को मिलेगा जिसे नॉलन ने अपने शानदार सिनेमैटिक स्टाइल में बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया है। इस कहानी का हर कैरेक्टर, हर बैटल और हर सीन बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इसकी ग्रैंडर जरूर महसूस की होगी, और अगर नहीं देखी तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी का मेन हीरो है ओडेसियस, जो ग्रीस का एक बेहद ब्रेव, क्लेवर और लेजेंडरी वॉरियर है। वो सिर्फ तलवार चलाने में ही माहिर नहीं, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अपनी स्ट्रैटेजीज की बदौलत उसने ग्रीस को कई बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी उसकी सबसे बड़ी जीत के बाद शुरू होती है। इसीलिए उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार वो युद्ध हुआ कैसे था। करीब 3000 साल पहले ग्रीस पर किंग मेनेलियस का शासन था। उसकी वाइफ हेलन अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। वहीं दूसरी तरफ आज के टर्की में स्थित ट्रॉय किंगडम का एक प्रिंस हेलन पर मोहित हो गया। एक दिन वो ग्रीस पहुंचता है और हेलन को अपने साथ ट्रॉय ले जाता है। सबसे हैरानी की बात ये होती है कि हेलन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब किंग मेनेलियस को इस बिट्रियल का पता चलता है तो वह गुस्से से भर उठता है और पूरे ट्रॉय किंगडम पर युद्ध का ऐलान कर देता है। उसका सिर्फ एक ही एम था, ट्रॉय को हराकर अपनी वाइफ वापस लाना। इसके लिए वो अपनी पूरी ग्रीक आर्मी की कमान ओडेसियस को सौंप देता है। मेनेलियस को पूरा भरोसा था कि अगर कोई ट्रॉय जैसे इनविंसिबल एम्पायर को हरा सकता है तो वो सिर्फ ओडेसियस ही है। लेकिन ट्रॉय को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी विशाल और मजबूत दीवारें किसी भी सेना के लिए लगभग अटूट थी। ओडेसियस अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ग्रीक आर्मी उन दीवारों को तोड़ नहीं पाती। ऊपर से ट्रॉय की विशाल सेना हर हमले का डटकर सामना कर रही थी। ट्रॉय की सेना भी किसी से कम नहीं थी। दोनों अंपायर्स के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन एक दो दिन नहीं, यह युद्ध पूरे 10 साल तक चलता रहा। इतने लंबे युद्ध की वजह से ग्रीस की हालत खराब होने लगी थी। खजाना खाली होने लगा था। सैनिकों के लिए खाना और राशन जुटाना मुश्किल हो गया था और उनकी सेना भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसे लगने लगा था कि अब ग्रीस की हार तय है। लेकिन तभी ओडेसियस अपनी सबसे महान रणनीति बनाता है। वह एक विशाल वुडन हॉर्स तैयार करता है जो अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। इसके बाद वह अपनी सेना को आदेश देता है कि वो अपने जहाज लेकर वापस से लौटने का ड्रामा करे, जबकि ओडेसियस अपने सबसे भरोसेमंद वॉरियर के साथ उसी वुडन हॉर्स के अंदर छिप जाता है। जब ट्रॉय के सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि ग्रीस ने हार मान ली है और जाते जाते जीत की निशानी के तौर पर यह विशाल घोड़ा छोड़ गए हैं। खुशी में वो उस वुडन हॉर्स को अपने शहर के अंदर ले जाते हैं और जीत का सेलिब्रेशन मनाने लगते हैं। रात होती है और पूरा ट्रॉय सो जाता है और तभी वुडन हॉर्स का दरवाजा खुलता है। ओडेसियस अपने सैनिकों के साथ बाहर निकलता है और अचानक हमला कर देता है। देखते ही देखते ट्रॉय की पूरी सेना खत्म हो जाती है। जिस युद्ध को ग्रीस 10 सालों से जीत नहीं पाया, उसे ओडेसियस सिर्फ एक ही रात में खत्म कर देता है। वॉर जीतने के बाद सभी ग्रीक सोल्जर अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन रास्ते में ओडेसियस रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाता है। उसकी पूरी सेना ग्रीस पहुंच जाती है, लेकिन उनका सबसे महान वॉरियर कभी वापस नहीं लौटता। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। कहानी हमें ले जाती है एथिका किंगडम, जहां ओडेसियस राजा था। ट्रॉय की जीत को 1 साल से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन आज तक उनके लौटने की कोई खबर नहीं थी। उसके फैमिली में उसकी पत्नी पेनेलोपी और बेटा टेलेमाकस उसका इंतजार कर रहे हैं। ओडेसियस के गायब होने का फायदा उठाकर कई ताकतवर लोग उसके महल में ही रहने लगते हैं। उन सभी का मकसद सिर्फ एक ही था, पेनेलोपी से शादी करके इथिका का नया राजा बनना। इनमें सबसे खतरनाक आदमी था एंटिनस। वह बार बार पेनेलोपी को याद दिलवाने की कोशिश करता कि ओडेसियस अब मर चुका है और उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पेनेलोपी हार नहीं मानती। वहीं टेलेमाकस को पूरा भरोसा है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं और एक दिन जरूर लौटेंगे। इसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए वह दरबार में रोज एक स्टोरी टेलर से ओडेसियस की वीरता के किस्से सुनवाता था। लेकिन एक ही कहानी बार बार सुनकर लोग तंग आ चुके थे। एक दिन दरबार में एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। टेलेमाकस
तेलेमैकस गुस्से में उसे भिड़ जाता है। तभी एंटीनस उसे सबके सामने अपमानित करते हुए कहता है कि उसका पिता कभी वापस नहीं आएगा। उसी रात एक मिस्टीरियस आदमी चुपके से तेलेमैकस से मिलता है। वह कहता है कि अगर उसे अपने पिता के बारे में सच जानना है तो उसे किंग मेनेलियस से मिलना होगा। वही बता सकता है कि ट्रॉय से लौटते समय ओडेसियस के साथ आखिर क्या हुआ था। यह सुनकर तेलेमैकस मेनेलियस से मिलने का फैसला तो कर लेता है, लेकिन स्पार्टा तक का सफर बेहद खतरनाक था। इसीलिए वह पहले खुद को एक बेहतरीन वॉरियर बनाने का निर्णय लेता है। वो अपने पिता के पुराने साथी यूमियस के पास ट्रेनिंग लेने पहुंचता है। एक आंख खो देने के बावजूद यूमियस अब भी एक शानदार फाइटर था। वो तेलेमैकस को युद्ध की कला सिखाने के साथ साथ उसके पिता की बहादुरी की कहानियां भी सुनाता था। ट्रेनिंग के बाद जब तेलेमैकस वापस महल लौटता है तो वो देखता है कि उसकी माँ पेनेलोपी किसी खास कपड़े की बुनाई में लगी हुई है। तेलेमैकस अपनी माँ पेनेलोपी से पूछता है कि वो कौन सी ड्रेस बना रही है। पेनेलोपी बताती है कि ये उसकी वेडिंग ड्रेस है। जिस दिन ये ड्रेस पूरी हो जाएगी वो किसी नए राजा से शादी कर लेगी ताकि इथिका को फिर से एक नया रूलर मिल सके। ये सुनकर तेलेमैकस हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि क्या उसकी माँ को अब ओडेसियस के लौटने की उम्मीद नहीं रही, लेकिन पेनेलोपी कहती है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक क्वीन होने के नाते उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य को बचाना भी है। इतने सालों से इथिका बिना राजा के चल रहा है और दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए राज्य को एक मजबूत रूलर की जरूरत है। तभी उसे ओडेसियस की कही हुई बात याद आती है। वॉर पर जाने से पहले ओडेसियस ने कहा था कि अगर वो कभी वापस ना लौटे तो पेनेलोपी दूसरी शादी कर ले ताकि इथिका को नया राजा मिल सके। उस वक्त पेनेलोपी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। ये सब सुनकर तेलेमैकस फैसला करता है कि अब वो खुद अपने पिता की जगह लेकर इथिका का राजा बनेगा। लेकिन पेनेलोपी बिना कुछ कहे उसे ओडेसियस का मशहूर बो लाकर देती है और कहती है कि पहले इस पर स्ट्रिंग चढ़ाकर दिखाओ। तेलेमैकस पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उस बो पर स्ट्रिंग नहीं चढ़ा पाता। तब पेनेलोपी ऐलान करती है कि जो भी वॉरियर इस धनुष पर स्ट्रिंग चढ़ा देगा वही उसका पति और इथिका का अगला राजा बनेगा। तेलेमैकस समझ जाता है कि दुनिया में ओडेसियस के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। उसे लगता है कि उसकी माँ ने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है ताकि उसे किसी और से शादी ही ना करनी पड़े, लेकिन पेनेलोपी टूट जाती है। वो कहती है कि इतने सालों में अकेले पूरे राज्य संभालते संभालते अब उसकी ताकत जवाब दे रही है। कुछ देर बाद दरबार में तेलेमैकस की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है और वो बुरी तरह से हार जाता है। तभी एंटीनोस बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसका असली एम तेलेमैकस की मदद नहीं बल्कि पेनेलोपी को इम्प्रेस करके इथिका का राजा बनना था। अपनी डिसग्रेस से तेलेमैकस अंदर तक टूट जाता है। अगले दिन वो अपने पिता के पुराने दोस्त यूनियस के पास पहुंचता है और कहता है कि अब चाहे जो भी हो उन्हें ओडेसियस को ढूंढना ही होगा। इसी बीच कहानी एक रहस्यमय आइलैंड पर पहुंचती है जहां सालों से ओडेसियस क्लिप्सो नाम की महिला के साथ फंसा हुआ था। उसे ये भी याद नहीं कि वो इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे। क्लिप्सो बार बार उसे पूछती है कि ट्रोजन वार जीतने के बाद आखिर उसके साथ क्या हुआ और वो अपने साथियों से कैसे बिछड़ गया। आखिरकार ओडेसियस अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से कहानी हमें एक बड़े फ्लैशबैक में ले जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ट्रॉय जीतने के बाद ओडेसियस और उसके सैनिक जहाजों से ग्रीस लौट रहे थे, लेकिन लंबा और खतरनाक समुद्री सफर उन्हें रास्ता भुला देता है। समय बीतता जाता है और उनकी पूरी सेना दो हिस्सों में बंटकर अलग हो जाती है। ओडेसियस अपने बचे हुए सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है। भूख से बेहाल सभी एक आइलैंड पर उतरते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें देखते ही अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। पूछने पर पता चलता है कि उन्हें लगता है कि ये सैनिक उन्हें मारकर उनका गाँव लूटने आए हैं। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसीलिए ओडेसियस अपनी टोली के साथ आगे बढ़ता है। तभी दूसरे आइलैंड पर उन्हें एक शिप दिखाई देती है। उसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि अगर यहाँ एक शिप है तो आसपास पूरा झुंड भी जरूर होगा और यहाँ से उनकी अगली खतरनाक यात्रा शुरू होती है। शिप का पीछा करते करते ओडेसियस और उसके सैनिक एक विशाल गुफा तक पहुँच जाते हैं। अंदर उन्हें दर्जनों शिप्स, खाने पीने का ढेर सारा सामान और रहने के निशान दिखाई देते हैं। सैनिक भूख से बेहाल होकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन ओडेसियस उन्हें रोक देता है। उसे यकीन था कि ये सब किसी का है, इसलिए बिना इजाजत कुछ लेना सही नहीं होगा। वो फैसला करता है कि गुफा के मालिक का इंतजार करेंगे। शाम होते ही गुफा का मालिक लौटता है, लेकिन उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल एक आंख वाला
वाला साइक्लोप्स था। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि उससे भिड़ना मौत को बुलाने जैसा था। ओडेसियस अपने साथियों के साथ चुपचाप निकलना चाहता है, लेकिन साइक्लोप्स गुफा के मुंह पर एक विशाल पत्थर रखकर रास्ता बंद कर देता है। अब सभी अंदर फंस चुके थे और सुबह होने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात में सैनिकों की हल्की आवाज सुनकर साइक्लोप्स समझ आता है कि गुफा में कोई और भी मौजूद है। वो अंधेरे में हाथ बढ़ाता है, कुछ सैनिकों को पकड़ लेता है और उन्हें बेरहमी से मारकर खा जाता है। अगली सुबह जैसे ही वो भेड़ों को बाहर ले जाने के लिए पत्थर हटाता है, कई सैनिक भाग निकलते हैं, लेकिन बाकी अंदर ही रह जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए ओडेसियस खुद भी गुफा के अंदर लौट आता है। अब ओडेसियस समझ चुका था कि ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से ही इस दैत्य को हराया जा सकता है। रात होते ही वो और उसके साथी जलती हुई लकड़ी सीधे साइक्लोप्स की इकलौती आंख में घुसा देते हैं। दर्द से तड़पता हुआ साइक्लोप्स पूरी तरह अंधा हो जाता है। सुबह जब वो अंधेपन में भेड़ों को बाहर निकालता है, उसी मौके का फायदा उठाकर ओडेसियस और उसके बाकी साथी भी गुफा से सुरक्षित निकल जाते हैं। इस तरह वो मौत के मुंह से बचकर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइमलाइन में टेलेमेकस अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए लंबा सफर तय करके किंग मेनेलियस के पास पहुंचता है। मेनेलियस उसे बताता है कि ट्रॉय की जीत का सबसे बड़ा श्रेय ओडेसियस को जाता है और वही ग्रीस का सबसे महान वॉरियर था। इसके बाद मेनेलियस उस मशहूर ट्रोजन हॉर्स की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे ओडेसियस ने लकड़ी का विशाल घोड़ा बनवाकर अपने चुनिंदा सैनिकों को उसके अंदर छिपा दिया, जबकि बाकी सेना पीछे हटने का नाटक करती है। ट्रॉय के लोग उसे जीत का तोहफा समझकर शहर के अंदर ले जाते हैं। रात होते ही घोड़े के अंदर छिपे सभी ग्रीक वॉरियर बाहर निकलते हैं, शहर के दरवाजे खोल देते हैं और पूरी ग्रीक आर्मी अंदर घुस आती है। देखते ही देखते ट्रॉय पूरी तरह से तबाह हो जाता है और 10 साल से चल रही जंग सिर्फ एक रात में खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद टेलेमेकस अपने पिता के बारे में पूछता है। मेनेलियस बताता है कि पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ओडेसियस मर चुका है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो कहीं कैद में है। यह सुनकर टेलेमेकस भारी मन से वापस लौट आता है। उधर क्लिप्सो के द्वीप पर ओडेसियस अपनी यादें धीरे धीरे वापस ला रहा था। क्लिप्सो उसे रोज एक जादुई फूल खिलाती थी, जिससे उसकी खोई हुई यादें लौट रही थी। अब ओडेसियस को अपनी यात्रा का अगला और सबसे खतरनाक चैप्टर याद आने वाला था। साइक्लोप्स से किसी तरह बच निकलने के बाद ओडेसियस और उसके बचे हुए साथी समुद्र में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक और रहस्यमयी आइलैंड दिखाई देता है। वहां उतरते ही उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस बच्चे का कद भी उनके बराबर था। वो बच्चा उनको देखकर चिल्लाता है कि तभी उस आइलैंड के विशालकाय लोग उन पर हमला कर देते हैं। उनके सामने ग्रीक वॉरियर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ओडेसियस समझ आता है कि यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि भागना ही समझदारी है। वो कुछ साथियों को लेकर किसी तरह निकल जाता है, लेकिन उसके कई सैनिक वहां मारे जाते हैं। अब भूख और थकान से टूट चुकी टीम समुद्र के किनारे आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक और आइलैंड मिलता है, जहां कुछ सैनिक खाना ढूंढने अंदर जाने की जिद करते हैं, जबकि ओडेसियस जहाज की रखवाली के लिए पीछे रुक जाता है। अंदर जाते ही सैनिकों को एक अजीब सा घर दिखाई देता है। वहाँ कई जंगली जानवर मौजूद थे, लेकिन कोई भी अग्रेसिव नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत उन्हें अंदर बुलाकर खाना खिलाती है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाते हैं सभी सैनिक सुअर में बदल जाते हैं। तभी सच सामने आता है कि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक पावरफुल सॉर्सरस थी। उसके घर के सारे जानवर भी कभी इंसान ही थे। उधर ओडेसियस शिकार की तलाश में एक हिरन का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारकर पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि वो हिरन असल में एक इंसान था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह आइलैंड किसी खतरनाक जादू के असर में है। वह तुरंत अपने साथियों की तलाश में पहुँचता है। सॉर्सरस उसे झूठ बोलती है कि उसके साथी खाना खाकर जा चुके हैं और उसे भी खाना खाने का न्योता देती है, लेकिन तभी ओडेसियस की नजर मेज पर पड़े अपने साथी की अंगूठी पर जाती है। उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इसी दौरान उसकी नजर एक पिंजरे में बंद कौवे पर पड़ती है। ओडेसियस तुरंत उसे पकड़ लेता है। यह देखकर सॉर्सरस घबरा जाती है और बताती है कि वो कौवा उसकी बहन है। वो वादा करती है कि अगर ओडेसियस उसे छोड़ दे तो वह उसके सभी साथियों को वापस इंसान बना देगी। ओडेसियस उसकी बात मान लेता है और बदले में उसके सारे साथी फिर से अपनी असली रूप में लौट आते हैं। सॉर्सरस बताती है कि उसने यह सब अपनी सुरक्षा के लिए किया था। उसे लगता है कि समुद्री लुटेरे उसके घर को लूटने आए हैं। अब ओडेसियस उससे अपने घर लौटने का रास्ता पूछता है। सॉर्सरस उसे चेतावनी देती है कि आगे का सफर और भी खतरनाक होगा। उसे उत्तर दिशा में उस जगह जाना होगा जहां दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं। वहां बलि देकर अपने मरे हुए साथियों की आत्मा को बुलाना होगा, क्योंकि वहीं उसे सही रास्ता बताएंगे। लेकिन जाते जाते वो एक और डरावनी प्रेडिक्शन करती है
कि आखिर में सिर्फ तुम ही अपने घर पहुंचोगे, तुम्हारे साथी नहीं। ओडेसियस इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपने हर साथियों को जिंदा लेकर ही ग्रीक लौटेगा। इसके बाद वो 2 भेड़ साथ लेकर अपने साथियों के साथ उत्तर दिशा की ओर रहस्यमय यात्रा पर निकल जाता है, जहाँ उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। ओडेसियस और उसके साथी उस मिस्टीरियस जगह पर पहुंचते हैं जहां दिन और रात एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। वहां वो एक गड्ढा खोदकर 2 भेड़ों की बलि देते हैं। जैसे ही उनका खून जमीन पर गिरता है, उनके सामने उन सभी साथियों की आत्माएं प्रकट हो जाती हैं, जो ट्रॉय की जंग और सफर के दौरान मारे जा चुके थे। अपने मरे हुए साथियों को देखकर ओडेसियस का दिल टूट जाता है, लेकिन वो आत्माएं उन्हें कहती हैं कि अगर वो मर चुके हैं तो कोई भी जिंदा घर नहीं लौटेगा। इतना कहते ही वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ओडेसियस और उनके सभी साथी घबराकर तुरंत वहाँ से भागते हैं और अपनी शिप लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें समुद्र के बीच एक विशाल भंवर दिखाई देता है, जो उनकी शिप को अपने ओर खींचने लगता है। पूरी ताकत लगाकर वो उसे बच निकलते हैं, लेकिन तभी एक हॉरिबल सी मॉन्स्टर हमला कर देता है और कई सैनिकों को निगल जाता है। किसी तरह बचने के बाद वो एक और आइलैंड पर पहुँचते हैं। ओडेसियस अपने साथियों को सख्त चेतावनी देता है कि यहाँ मौजूद किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये सन गॉड का सीक्रेट आइलैंड है। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। शुरुआत में सभी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन समुद्र में आए लंबे तूफान की वजह से वो कई दिनों तक वहीं फंसे रहते हैं। धीरे धीरे उनका राशन खत्म हो जाता है और भूख से हालात खराब होने लगते हैं। एक रात जब ओडेसियस सो रहा होता है तो उसके साथी चुपके से सन गॉड के सीक्रेट एनिमल्स में से एक को मार कर पका लेते हैं। सुबह यह देखकर ओडेसियस समझ जाता है कि अब विनाश तय है। तूफान शांत होते ही सभी शिप लेकर फिर से ग्रीस की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर समुद्र में पहले से भी भयानक तूफान आ जाते हैं। देखते ही देखते पूरी शिप टूट जाती है और ओडेसियस के सभी साथी समुद्र में डूब जाते हैं। फिर ओडेसियस ही जिंदा बचता है। बेहोशी की हालत में लहरें उसे उसी आइलैंड पर पहुंचा देती हैं जहां क्लिप्सो रहती थी। वह उसकी जान बचाती है और कई साल तक उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे ओडेसियस की सारी खोई हुई यादें लौट आती हैं। पूरे 7 साल बाद वो फैसला करता है कि अब उसे हर हाल में अपने घर इथिका लौटना होगा। इथिका पहुंचकर ओडेसियस खुद को एक साधारण भिखारी के रूप में छिपा लेता है, ताकि बिना पहचाने अपने राज्य की सच्चाई जान सके। जल्द ही उसे पता चलता है कि कई लालची लोग उसकी गद्दी हथियाने के लिए उसके बेटे तेलेमेकस को मारने की साजिश रच रहे हैं, जिनमें सबसे खतरनाक एंटीनस है। जब तेलेमेकस पर हमला होता है तब ओडेसियस छिपकर उसकी जान बचा लेता है। फिर वो उसे दावत देने के लिए बोलता है कि आज रात सबको बोलना कि आज रानी किसी को चूज करके शादी करेगी। फिर राजमहल में एक बड़ी दावत रखी जाती है, जहाँ वो भिखारी बनकर पहुँचता है। एंटीनस उसका अपमान करता है, लेकिन तेलेमेकस उसे रोक देता है। यही क्वीन पेनेलोपी उस अनजान भिखारी से मिलती है। ओडेसियस अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इतना कहता है कि वो उसके पति के साथ युद्ध में था और ओडेसियस आखिरी दम तक अपनी पत्नी और बेटे से बेहद प्यार करता था। ये सुनकर पेनेलोपी एक आखिरी चुनौती का ऐलान करती है। जो भी ओडेसियस के धनुष पर डोरी चढ़ाकर एक ही तीर से सामने रखी 12 कुल्हाड़ियों को भेद देगा, वही उसका पति और एथिका का नया राजा बनेगा। एक एक करके सभी योद्धा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग धनुष पर चढ़ा नहीं पाता। आखिर में भिखारी बने ओडेसियस आगे आते हैं। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो आसानी से धनुष पर स्ट्रिंग चढ़ा देता है और एक ही तीर में सभी 12 कुल्हाड़ियों को भेद देता है। अब एंटीनस समझ आता है कि यह कोई भिखारी नहीं बल्कि असली ओडेसियस है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक महल के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। इसके बाद शुरू होती है फिल्म की सबसे जबरदस्त लड़ाई। ओडेसियस एक एक करके उन सभी गद्दारों का अंत कर देता है जो उसके परिवार और राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। लड़ाई में वह खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। आखिरकार सब खत्म होने के बाद ओडेसियस अपनी पत्नी पेनेलोपी से मिलता है। वर्षों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। फिर वो थोड़े दिन के बाद वो तेलेमेकस को राजा बनाकर दोनों मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी की शानदार कहानी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video. Till then, keep watching and keep smiling.